टॉप किया है, आगे आप अपने प्रोफेशन में भी टॉप पर रहें, इसके लिए सरकारों ने क्या प्रयास किए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किस तरह हो रहा है, ये जानने की बारी है। तो मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और IVS24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे सर से निवेदन करता हूं कि वे प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश शासन, उन्हें लेकर कृपया मंच की तरफ आइए। नमस्कार प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्रहलाद जी के लिए। वेलकम सर। तो अब बारी है प्रहलाद जी को सुनने की। मैं चाहूंगा गड़गड़ाती हुई तालियों से स्वागत कीजिए उनका मंच पर। मैनेजिंग एडिटर IVS24 डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी मंच पर उनके साथ हैं। विश्वेश जी। बहुत धन्यवाद पुनीत जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और अभी भी मंत्री रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं, 5 बार के सांसद। एक सीनियर लीडर कैसा होता है ये प्रहलाद जी ने अपने हर मूवमेंट पे बताया है, हर कदम पे, हर फैसले में बताया है अपने। तो आज हमारे साथ है और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे इस स्वर्ण शारदा समारोह की शुरुआत वो प्रहलाद जी से हो रही है। मैं बहुत आभार आपका कि आप हमारे यहाँ आए और इतना महत्वपूर्ण जो हम शुरुआत की बात कर रहे हैं उसका आपने समय दिया हमको। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे जब फोन आया था तो चूंकि बच्चों का कार्यक्रम था और यहाँ के पता चला कि नहीं बच्चियों का कार्यक्रम है और स्कॉलरशिप जैसे अच्छे कदम का मुझे लगता है कि मैं हमेशा से बिना कोई बुद्धि लगाए ऐसे अच्छे कामों का समर्थन करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के माध्यम से आप उन मेधावी छात्र छात्राओं की मदद करते हैं जो मेधा का सम्मान है और वो भीख नहीं मांगती है लेकिन कुछ मदद चाहती है जो आसमान छू सके। इस अच्छे प्रयास के लिए आपको बधाई जी। आपने मेघा का नाम लिया। हम इस अवसर पर जो पत्रिका प्रकाशित करते हैं उसका नाम भी मेघा रखते हैं, जो कॉफी टेबल बुक होती है। मैंने इसीलिए कहा कि देखिए कैसा संयोग है, उस कॉफी टेबल बुक पे इनकी पूरी यात्रा रहती है और इनका एक बहुत अच्छा चित्र रहता है। तो वो कॉफी टेबल बुक हम हर वर्ष इनको समर्पित करते हैं। तो पटेल जी, आपने कहा बेटियों के लिए आप आए हैं, तो नर्मदा माँ के वैसे ही भक्त रहे हैं आप। पूरे इस प्रदेश में और देश में भी लोगों को मालूम है नर्मदा से आपका जुड़ाव, नर्मदा जी से। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर बेटियां आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह आपका मिलेगा। इसलिए भी ये हम लोगों का ये प्रयास था कि आप हमारे यहाँ पर आके शुरुआत करें। तो इसके लिए बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग प्रहलाद जी के पास में है और इसलिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो है वो गांव नहीं रहे। अब उनका विकास जो है वो उसी तेजी से होता है जिस तेजी से महानगर के किसी एक हिस्से का विकास होता है। इसकी महती जिम्मेदारी प्रहलाद जी के पास में है। तो क्या लगता है सर कि एक जो संकट आता है, हमेशा विकास इस शब्द के साथ जो जुड़ा हुआ संकट होता है वो संकट होता है पैसे का, सरकारी बजट का। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है? गांव के विकास के लिए पैसा पर्याप्त है आपके यहाँ पर क्या? और पैसा है तो क्या आपको मिल रहा है पैसा? पैसा तो सरकारों के पास रहता है पर मिलता कम है। पहले तो जैसे आपने मेरा परिचय कराया कि मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं, तो नर्मदा किनारे का कोई अगर होगा तो हम बेटियों को आशीर्वाद देते भी हैं लेकिन उनके पैर छू के लेते भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेटियों के चरणों में नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहूँगा कि आज इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया। सब देश की अलग अलग परंपराएं हैं, सबके अपने सोचने के तरीके हैं, लेकिन हम नर्मदा के किनारे के लोग भगवती के रूप में बेटियों को पूजते हैं और हम जो सामर्थ्य इकट्ठा करते हैं या जो हम इच्छा करते हैं वो उनके चरणों में जाकर करते हैं। लेकिन एक अभिभावक के नाते, एक पिता के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि बेटियां सिर्फ स्लोगन के लिए नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे परिवार में अगर सांस्कृतिक परंपरा का कोई वाहक है तो वो बेटियां हैं।
अगर हमारे परिवार में शुचिता और शुद्धता को बचाए रखने का कोई वाहक है तो वो बेटियां हैं। और फिर हम जिस बेटी को जो संस्कार देते हैं वो संस्कार बिल्कुल एकदम नए और अपरिचित परिवार में जब वो जाती है और वहां पर भी उसी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करती है, ये इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। जो दूसरा नहीं कर सकता वो बेटियां ही करती हैं। और इसलिए कई एक दौर था गुलामी का जिसमें हमने अपनी कुछ परंपराओं को नष्ट किया और बेटियों को हमने कैद सा कर दिया, सम्मान बचाने के नाम पर हो या जो भी उस समय की विपरीत परिस्थितियां नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में बेटियों को पुरुषों से ऊंचा स्थान है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जो प्रश्न आपने मुझसे किया है ग्रामीण विकास का, पिछले 2 वर्ष में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी थी। मैं उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहा हूं, कोयला राज्य मंत्री। तो मुझे एक अवसर मिला, तो मैंने लगभग 5200 भवनों का निर्माण अटल जी के नाम पर किया है। पंचायत भवन गांव में होते नहीं थे, होते थे तो 1 कमरे के 2 कमरे के। विकास का पैमाना यह है कि तकनीक बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, उसकी जरूरत के आधार पर भवन होना चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले साल मैंने 1152, फिर बाद में 1200 कुछ ऐसे करके लगभग 2400 से ज्यादा पंचायत भवनों को पैसा दिया और वो भवन बनकर तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसका नाम दिया, मैंने दिया था अटल सुशासन भवन, पर प्रधानमंत्री जी ने उसको अमेंड किया। उन्होंने कहा कि ये अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पे जाने जाएंगे। फिर मैंने गांव में सामुदायिक भवन नहीं है, आजकल कोई सरकारी भवनों में आप शादी विवाह नहीं कर सकते, कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में प्रतिबंध है। तो मध्यवर्गीय और गरीब आदमी कहाँ जाए, वो तो लाखों रुपए नहीं दे सकता। तो मैंने अटल सामुदायिक भवन के नाम पर 3747 भवन इस मध्य प्रदेश में बने और 25 लाख से कम की लागत का कोई नहीं है। उसमें विवाह भी हो सकता है, उसमें धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, उसमें खेल भी हो सकते हैं। मतलब इस रचना के साथ में वो इस डिजाइन, सारी डिजाइने मैंने बदली है, क्योंकि कभी भी ग्रामीण क्षेत्र के भवन कभी 2 मंजिला नहीं बन सकते थे, कभी प्लंथ ही नहीं थी। हमने उसको बदला, अब जो भी भवन बन रहे हैं वो 3 मंजिल तक जा सकते हैं। ये ग्रामीण भवनों की स्थिति है। किसको मानोगे? अब मध्य प्रदेश सरकार ने परिभाषित कर दिया, या तो 100 की आबादी जहां पर हो, जहां पर 20 मकान हो, या फिर 6000 वर्ग मीटर में आवासीय कोई परिसर हो, वो उतने में लोग निवास कर रहे हो, हम उसे हैबिटेशन मानेंगे और उसको रोड से जोड़ेंगे, किसी को मांग करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी के अलावा, लेकिन अब दूसरा जो चैलेंज है वो चैलेंज है क्या गांव में जमीन बचेगी। ऐसे अनेक पंचायतें हैं जहां पर सीएम राज स्कूल गया लेकिन जमीन नहीं होने के कारण वापस हो गया। ये एक चुनौती है, जिस प्रकार से हमने आंख बंद करके सरकारी जमीनों का बांटा है या कब्जे किए हैं, ये बड़ी चुनौती है। और इसलिए हमने पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपनी पंचायत की खुली जमीन के उपयोग के बारे में सोचना होगा। फिर दूसरा, जो नौजवान पढ़ लिख जाता है, अगर उसको कोई व्यवसाय अपने गांव के भीतर करना है तो क्या उसके लिए भूमि उपलब्ध है? अगर वो खिलाड़ी है तो क्या वो सुविधाएं उसके पास में वहां उपलब्ध है? अगर कोई मेधावी है जो पढ़ना चाहता है तो वो वातावरण क्या उसके गांव में उसके भीतर मौजूद है? ऐसा तो नहीं है कि नशा गांव में है, पता चला कि किसी को सोने नहीं दे रहे, पढ़ना तो दूर की बात है। तो ये जो चुनौतियां हैं ये अभी बची हुई हैं, जिन पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैं आपके ही सवाल से आपके जवाब से 2 सवाल निकालता हूं। आपने कहा कि भूमि बचेगी कि नहीं, तो ये भूमि कहाँ जा रही है सर? इसको कौन एनक्रोचमेंट कर रहा है? इस भूमि को क्या भूमाफिया गांव में पैर पसार रहे हैं? इसको रोकने के लिए कोई, क्योंकि जो शहर से लगे गांव हैं उसमें तो जाहिर है कि बिल्डर्स पहुंच जा रहे हैं, वो खेतों को नाप दे रहे हैं, तो क्या इसको रोकने के लिए, हालांकि आपके पास में ये विभाग है नहीं, राजस्व का काम है ये दूसरे विभागों का, लेकिन आपने चूंकि चिंता जाहिर की। नहीं, सिर्फ चिंता जाहिर नहीं की है, उस पर काम भी हुआ। जैसे हमारे जल स्रोत थे, पूर दिए गए, खेती होने लगी,
भारत सरकार ने सैटेलाइट सर्वे किया, मैं भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री था, तब की बात थी। अब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया तो खाली तो करना पड़ेगा। अभी मेरे पास में नर्मदा जी के किनारे काम था, तो मैंने तय किया कि अगर कोई भी सरकारी भवन नर्मदा जी के किनारे बनना है, प्राइवेट लोगों को तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन सरकारी जमीन पर जब भी भवन बनेगा तो 2 एकड़ जमीन कम से कम चाहिए, और उसमें 1.5 एकड़ में जंगल लगाना पड़ेगा मियावाकी पद्धति से, तब मैं आधे एकड़ में किसी भवन की परमिशन दूंगा, वो चाहे परिक्रमावासी के लिए हो चाहे वो पर्यटन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। और हमने लगभग 248 स्थानों को चिन्हित किया, जिसमें 138 स्थानों को हमने खाली कराया और वहां पर पौधारोपण करा दिया। और रकबा थोड़ा बहुत नहीं है, कहीं 22 एकड़, कहीं 25 एकड़, कहीं 50 एकड़ ऐसी जमीन निकली। तो आखिरकार किसान कोई खेती कर रहा था, लेकिन उसको समझाया कि ये आपकी नहीं है और आप नर्मदा के इस जल स्रोत को खत्म मत करिए, यहाँ पर पौधारोपण ही जरूरी है, नहीं तो क्षरण भी होगा और नर्मदा को हम देंगे नहीं। मेरा हमेशा आरोप रहा है, हम सब नर्मदा से लेना चाहते हैं, नर्मदा को देना नहीं चाहते। ये कसक मेरे मन में थी और है, और इस नाते मैं हमेशा मानता हूँ कि नर्मदा के किनारे पर रहने वाले हों या उससे दूर हो, इंदौर को भी नर्मदा से पानी जाता है। इतने नगर निकाय, इतने गांव सब नर्मदा से पानी लेते हैं, लेकिन नर्मदा को वापस करना नहीं चाहते। और वापस करना है तो आपको खुली जगह पर सघन पौधारोपण करना पड़ेगा। जो नर्मदा के किनारे पौधे थे वो लगाने पड़ेंगे। और उसी अभियान के तहत मैं प्रदेश की लगभग 117 नदियों के उद्गम पर गया हूँ, उसमें भी लगभग 89 नदियों के उद्गम पर हमने फेंसिंग करके पौधारोपण किया है और हम सफल हुए। ये बहुत संवेदनशील प्रयास आपका है और ये उम्मीद जगाता है एक बेहतर नदियों की, एक बेहतर पर्यावरण की पूरे मध्य प्रदेश में। आपने स्वावलंबन की बात कही, तो स्वावलंबन, ग्रामीण स्वावलंबन, ये हर एक सरकार का नारा होता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पलायन क्यों होता है? अगर मान लो गाँव में तमाम चीज़ें हैं, रोजगार के अवसर हैं, गाँव में पक्के मकान हैं, पानी की सुविधाएं हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें, फिर एक बड़ा सवाल आता है कि पलायन क्यों होता है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि हालांकि मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पर कल 2 मजदूर जो जम्मू कश्मीर में उनको मार दिया गया, तो आखिर छत्तीसगढ़ से गए वो। मध्य प्रदेश से भी दूसरे प्रदेशों में लोग जाते हैं, ऐसे प्रदेशों में जाते हैं जान जोखिम डालकर। तो यदि सरकार का नारा स्वावलंबन का है, ग्रामीण स्वावलंबन का है, तो ये पलायन तो खत्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे 2-3 उसमें आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। मैं बालाघाट का सांसद रहा हूँ, मैं 4 अलग अलग जगह से चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा के। छिंदवाड़ा में भी चुनाव लड़ा हूँ, बालाघाट में लड़ा हूँ। अब बालाघाट में जो लोग नागपुर में जाकर होटलों में काम कर रहे हैं, उनकी आप परिवार की हालत देखिए। वे अच्छे किसान के बच्चे, लेकिन उनको नौकरी करनी है जाकर नागपुर में। और आप किसी भी होटल में जाइए, आपको वहाँ बालाघाट का नौजवान मिल जाएगा या बेटी मिल जाएगी। और मैं चूंकि बालाघाट में रहा हूं, तो जब भी मैं गया एक होटल में, मैं परिवार के साथ था, तो बड़ा खुश होकर आया, उसने पैर छुए। तो मैंने कहा कहाँ से हो? तो उसने बालाघाट से। तो मैंने कहा यहाँ नौकरी करने के आए हो? उसका जो जवाब था, अब आप इसे पलायन नहीं कर सकते। उसने कहा कि हम 3 भाई हैं और मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाना था, तो मुझे यहाँ नौकरी मिली, तो मेरा भाई मेरे साथ रहता है, मैं उसका एजुकेशन यहाँ पर देखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ नौकरी भी कर रहा हूँ। परिवार से खाली जो हमें अनाज वगैरह लेना होता है वो तब वहां से आ जाता है। अब ये प्लानिंग है, इसको हम पलायन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि कृषि क्या फायदे का सौदा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है, मैं आपको बताऊं। और उस कारण से परिवार का एक न एक सदस्य अपने परिवार से बाहर जाने के लिए तत्पर होता है। मैं नशा मुक्ति का अभियान चला रहा था बहुरी बंद में, आज 2004 के आसपास। तो उस समय मेरा ही सरपंच, मेरा ही जनपद सदस्य, उसके परिवार से 3 बच्चे बाकी जो मजदूरी करने जाते हैं उनके साथ मजदूरी करने चले गए। और हम ब्लड डोनेशन का काम भी करते थे। तो जब मुझे पता चला कि जब उसका टेस्ट हुआ तो HIV पॉजिटिव निकला एक लड़का, तो मैंने कहा ये कैसे चला गया? मैंने पूछा ये किसका लड़का है? तो वो हमारे सरपंच का बेटा था, जिसके पास 92 एकड़ जमीन थी। और शौकिया वो मजदूरों के साथ चला गया और वहां पर 2-3 महीने रहा, लौटकर वापस आया और वो संक्रमित हो गया। अब उसको मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन शायद उसके परिवार ने कभी उसको बाहर नहीं जाने दिया होगा, बाकी चीजें होंगी। मुझे लगता है कि मैं उसे मानता हूं कि ये वहां से हटना है जहां रोजगार उपलब्ध नहीं है, लेकिन व्यक्ति घर में मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है। जो काम वो बाहर जाके कर रहा है वो अपने गांव में नहीं कर सकता। ये एक सामाजिक विसंगति है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे लोगों को गांव से दूर भगाता है। और आखिरी में अभी एक अजीब सी वो हो गई, सबको बहुत हायर जगह पर जाकर बड़े पैमाने पर धन कमाना है या उतना वेतनमान चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती है। और उसके कारण से वो ऐसे वो पालता है, उसको लगता है कि मैं गांव में नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूं, वॉश एंड व्हील हमारे यहाँ पर एक अभियान शुरू हुआ छिंदवाड़ा से, स्वच्छता का अभियान। अभी तक एक जाति के साथ जुड़ा था कि एक नियत जाति ही उसका काम करती है। वहां पर जिन लोगों ने इस काम शुरू किया उसमें एक आदिवासी महिला थी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति था और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो वो भी पिछड़े वर्ग के थे। उसमें एक जो लड़का था वो नौकरी करता था बेंगलोर में, उसका पेमेंट था 62,000 रुपये और वॉश एंड व्हील का वो काम कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर वापस गांव में क्यों आए हो? अब एक उदाहरण ये भी है। तो उसने कहा कि मुझे 37,500 रुपये का मैं महीने में करता हूं और मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कुल करता हूं, उसके बाद घर में रहता हूं। मेरे माता पिता गांव में रहते थे, मेरी पत्नी बच्चे गांव में रहते थे, मैं वहां 19,000 रुपया किराया देता था और उसके बाद में मेरे हाथ में कुछ बचता बहुत नहीं था। लेकिन मैं अब आया तो मैं अपने परिवार के साथ हूं। और उसने जो दावा मुझसे किया था और 6 महीने बाद उसने अपने चैलेंज को मीट आउट कर लिया। उसने कहा कि मैं 3 महीने बाद मेरे पास में 65,000 रुपये से ज्यादा मैं महीने में कमाऊंगा, इतने ऑर्डर मेरे पास हैं। और 6 महीने बाद उसका टास्क पूरा हो गया, वो घर में है। 2 घंटे की जगह उसने 3 घंटे काम शुरू किया क्योंकि ऑर्डर पूरे करने थे उसे। और सिर्फ टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं वो, छूकर नहीं, इंस्ट्रूमेंटल है। और बाद में हमारे ग्राम पंचायत भवन, हमारे स्कूल के टॉयलेट जो कभी खुलते ही नहीं थे, जो सामुदायिक टॉयलेट थे वो 6 महीने के बाद कोई उनमें जा नहीं सकता था, ये सब में। और फिर निजी जो टॉयलेट्स थे उनका वो काम कर रहे हैं। बहुत ही प्रेरक। और ये प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। मैं मगर इस बात से गौरवान्वित हूं कि एक नौजवान जो 62,000 रुपए के वेतन से बेंगलोर में काम कर रहा था, वो लौट कर आकर, क्योंकि उसके मन में जज्बा था, अपने परिवार के साथ उसको रहने का मन था, तो वो वापस आकर उम्मीद है हमारे ज्यादा कमाई जी आपकी ये बात हमारे चैनल के माध्यम से वो हजारों लाखों युवा सुनेंगे जो घर वापस आना चाहते हैं। और इस तरीके की मध्य प्रदेश सरकार की एक जो महती योजनाएं हैं जो उनको घर वापस आने के लिए और बेहतर कमाई का अवसर दे रही है, उसका लाभ उठाएंगे। आपने कहा कि मजदूरी को लेकर आपने बात की, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, तो 100 दिन की मिनिमम मजदूरी देनी थी हमको मनरेगा के तहत। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा बहुत कम है, 2-3%। 150 दिन की कैसे देंगे हम? तो अब जी राम जी ला रहे हैं। देखिए, ये एक अजीब सी बहस है। मनरेगा की बात होती है, शायद आप वही कर रहे हैं कि 100 दिन की थी, अब जी राम जी में 125 दिन हो गया। मैंने विधानसभा के भीतर बोला, सरपंच कह रहा है कि मुझे मजदूर नहीं मिलते। आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, वहां बोर्ड लगे हुए हैं, हमको मजदूर चाहिए। आप किस मजदूर को एड्रेस कर रहे हैं? वो आदमी गांव में काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि सरपंच मशीन से काम कर रहा है। ये बात मैंने विधानसभा में कही है। मैंने कहा किसी पत्रकार के पास इस मध्य प्रदेश में 57 लाख जॉब कार्डधारी है, जिसमें 37 या 36 लाख करीब सक्रिय हैं, जिनने कभी ना कभी काम किया है या उनके कार्ड के नाम पर पैसे निकले हैं। दोनों बातें कह रहा हूं। तो जो सक्रिय हैं, जिनके This is the Google AI Professional Certificate. Start here to gain the skills for a new way of working. Maybe you've asked AI. किसी जनप्रतिनिधि के पास मजदूर आया हो कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मुझे काम नहीं मिला, तो मैंने कहा मुझे बताइए, मैं तैयार हूं। लेकिन सरपंच जरूर कह रहा है कि मेरे पास मजदूर नहीं है, फैक्ट्री वाला कह रहा है कि मेरे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो विसंगति है, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। मेरा मानना ऐसा है कि दुर्भाग्य है हमारा कि नई पीढ़ी श्रम से दूर भाग रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है, काम करने का मन चाहिए,
लेकिन हम श्रम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये श्रम मंत्री भी आप हैं और एक आपसे चर्चा के दौरान एक बार ये बात आई थी कि अब मध्य प्रदेश में रात भर मॉल, सिनेमा हॉल, होटल्स ये खुल सकेंगे। उसके लिए हालांकि आप लोगों ने ये कहा है कि कुछ एरिया निर्धारित करेंगे, कहाँ खुलना है कहाँ नहीं खुलना है। तो इसके पीछे एक तो सोच क्या है, दूसरा क्या है इससे नाइट कल्चर जो उसको पुलिस गलत मानती है, क्योंकि वो तो 12 बजे आ जाती है पान ठेले बंद कराने, तो आप तो पूरा मॉल खोल रहे हैं। तो इसमें सामंजस्य ये कैसे मानेंगे? एक तो नाइट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा क्या, या इसको किस तरीके से, किस विचार के साथ इस पूरी योजना को लाया गया है? मैं स्पष्टने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे यहाँ पर जो कानून था उसमें दुकान एक समय के बाद में बंद करना कंपलसरी था। फिर गुमास्ता एक्ट था तो आपको सप्ताह में 1 दिन बंद करना था। लेकिन आपकी जब आईटी सेक्टर की आप बात करते हो, इंदौर जैसी जगह पर, वो तो 24/7 है, तो आप ऐसी स्थिति में उसके लिए नियम अलग से बनाइए। तो अल्टीमेट सरकार ने ये सोचा कि आप रोजगार कैसे देंगे लोगों को, काम करने के लिए मौका कैसे देंगे। जो अभी जितने भी कानून, श्रम कानून थे, उनको 4 वॉल्यूम में जब तय किया, वो जब मजदूर संहिता बनी तो उस मजदूर संहिता में ये तय हुआ कि 8 घंटे से ज्यादा कोई मजदूर काम नहीं करेगा। अगर कोई ओवर टाइम करना चाहता है तो वो 12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब 12 घंटे ही ड्यूटी करेगा, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि 1 सप्ताह में आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब हो ये रहा है कि लोग 4 घंटे में 48 घंटे काम कर लिया। अभी एक इंदौर में एक घटना आई, 4 बच्चियां हैं, खरगोन की हैं शायद, उनने आकर इंदौर में काम करना शुरू किया। वो 4 दिन काम करती है 12-12 घंटे और बाद में 48 घंटे पूरे कर देती है। वो 3 दिन जाकर अपने परिवार में रहती है। अब ये जो बचेगा, किसी फैक्ट्री मालिक का हो या किसी दुकानदार का हो, वो इन घंटों में किसी दूसरे व्यक्ति को रोजगार दे सकता है। ये भी छूट उसमें है। अगर आप 24 आवर्स दुकान खोलते हो तो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आप किसी से करा नहीं सकते, तो किसी तीसरे व्यक्ति को वहां पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके पास ये भी विकल्प है लेकिन मजदूर के पास, कि वो 48 घंटे से ज्यादा काम ना करे, तो वो 4 दिन में अगर 48 घंटे कर लेता है तो फिर उसको 3 दिन अपने घर में रहने की छूट है। आप उसको डिबार नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये 24 घंटे का जो छूट है, और साथ में ये सही है कि चुनौती है हमारे सामने कि जब नाइट की जब कोई ड्यूटी होगी, कोई बेटी करेगी, कोई महिला करेगी, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी आपको देनी है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। शहरी विकास मंत्रालय को भी यह तय करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर को खोलना चाहते हो, ये अधिकार उनके पास है। कानून बनाने का अधिकार श्रम मंत्रालय के पास है। तो हमने उस बात की छूट दी है कि 24 घंटे दुकानें खुली रह सकती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति, वहां की क्षेत्रीय स्थिति को देखकर वहां का नगरीय प्रशासन, वहां का वहां का जो प्रशासन है, वो तय कर सकता है कि किन सेक्टर्स को खुलना है या नहीं खुलना। कानून आपको प्रतिबंधित नहीं करता, ये सरकार ने छूट दी है। ये बहुत ही अद्भुत योजना आपने पूरी बताई, और अब अगर ये लागू हो गई तो वाकई में जहां पर 2 लोगों को रोजगार मिलता था वहां पर 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि वो हफ्ते की पूरी ड्यूटी वो 4 दिनों में या 3 दिनों में कर ले। एक बार बार ये एक सवाल आता है युवाओं को लेकर, जो युवा हैं उनको स्वरोजगार को लेकर, कि गांव में युवा, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो अलग अलग तरीके से कौशल जिनके पास में होता है, लेकिन उनको इजी लोन नहीं मिल पाता। तो ग्राम एवं पंचायत विकास विभाग जो है, क्या ऐसा कोई सेल बनाने जा रहा है क्या कि जिनको, जो स्वरोजगार करने वाले युवा हैं, उनको मदद मिले? देखिए, हम स्किल डेवलपमेंट के लिए तो भारत सरकार ने तो एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया है। मेरे ही विभाग में भी जो योजनाएं थी, हमने उसको स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया है। इसीलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, हमारा सिलेबस हमारा होगा, ट्रेनिंग का जो कंपोनेंट होगा वो ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके पास होगा। पहले ये होता था कि हम कोई भी विभाग है वो भी अपनी खुद की ट्रेनिंग चलाता था, उसके पास उतना सिस्टम नहीं होता था। हमारे पास ग्रामीण विकास में इतने सारे ट्रेनिंग के हमारे सेंटर्स हैं, लेकिन हमें दूसरी जगह के लोगों को भी हम वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब जाकर हम उसको ठीक कर पा रहे हैं, अच्छी फैकल्टीज हों, बाकी चीज़ें हों। रहा सवाल वित्तीय प्रबंधन का, वित्तीय प्रबंधन में बैंकिंग को लेकर इतनी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद मुझे लगता है बैंकों ने एक रवैये को परिवर्तन हुआ है। कुछ शिकायतें आती हैं, ये बात सच है, जो आप लोगों के माध्यम से आती है, उनको हम देखते भी हैं कि हमें कैसे दुरुस्त करना। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो योग्य हो,
और जिसको आगे बढ़ना है और उसको फाइनेंस की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि सरकार उसके लिए सदैव तत्पर है। हर किसी को बैंक लोन नहीं देता, ये बात सही है, उसके लिए पर सरकार गारंटर बनती है, तब जाकर उसको बैंक लोन मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किस सेक्टर में जा रहे हैं, और इस पर बैंक कई बार जिरह करता है। अगर आप चाहते हो कि गांव में हम कोई ऐसी चीज, अब ब्यूटी पार्लर आप खोलना चाहें कोई छोटी जगह पर, स्वाभाविक है कि बैंक कह देगा कि साहब इस सेक्टर में मत लीजिए, हमारे पास दूसरे सेक्टर से आप उनमें कर दीजिए। इस पर मतभेद हो सकता है, अन्यथा जो सरकार तय करती है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को आपको बैंक लोन देना होगा, वो टारगेट हर साल अचीव होता है। और मैं श्रम मंत्रालय की तरफ से एक बात कह सकता हूँ, भोपाल में ही एक आदर्श हमारी ITI है श्रम क्षेत्र की, श्रमोदय ITI, और वो आदर्श ITI है। अभी तक पिछले 3 साल में जितने भी बैच निकले हैं 100% प्लेसमेंट उनका हुआ है। अब ITI तो कोई बहुत बड़ा एजुकेशन वो नहीं है, लेकिन चूंकि स्किल अच्छे हैं, उसके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, उसका परिणाम है कि 100% लोग प्लेसमेंट हुए हैं उसके। तो और वो सारे मजदूरों के बच्चे हैं, या 2.5-3 एकड़ के काश्तकार हैं, उनके बेटे बेटियां हैं। तो ये चीजें अभी देखकर, सुनकर और सामने जब परिणाम निकलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ योजनाएं बदनाम योजनाएं होती है। बदनाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, वो योजना होती है जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जल जीवन मिशन एक ऐसी योजना है जिसपे गाँव में काम होना है। कैग के उस पर भी सवाल उठे, कैग की रिपोर्ट में भी उसको कहा गया। तो इस तरीके की योजनाओं को कैसे हैंडल करते हैं? मैं खुद भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ, उस समय में छत्तीसगढ़ भी गया हूँ, मध्य प्रदेश भी गया हूँ। मैं भ्रष्टाचार की बजाय इसमें जो योजना बनी है उसके दोष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आपने सिंगल विलेज स्कीम बना दी घर बैठकर यहाँ, और सोर्स देखा ही नहीं। अब पाइपलाइन पड़ गई है, टंकी बन गई है और पानी है नहीं। अब ये पहले बुंदेलखंड पैकेज में ये गलती हो चुकी थी। अगर ऐसा किया है तो ये अपराध है, और ये हुआ है, और ये यही बड़ी चुनौती है। मैं आपको दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ सफलता का, दमोह का। दमोह में तो 7 दिन में एक बार पानी आता था। मैं 10 साल वहां पर मंत्री रहा, बाद में 10 साल सांसद रहा, बाद में मंत्री बन गया। वहां 13% पाइपलाइन से पानी था पूरे जिले में, बुंदेलखंड पैकेज वगैरह सबको मिला के। मेरे रहते ही 73% से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंच गया। एक वाटर बॉडी बनाई, 1 साल उसका क्लोजर लगाया, डेड स्टॉक से हमने उसको पूरे उसका एक सिंगल सोर्स से 753 गांवों को पानी है। मतलब तीन विधानसभा क्षेत्र में पानी जा रहा है, वो मध्य प्रदेश की अकेली योजना है। और उसके बाद आप 73-74% पे मैं तब पहुंच गया था। इन 2.5 सालों में कुछ बड़ा ही आपका दरअसल प्रेम नर्मदा जी से है ना, तो पानी से आपका वैसे ही लगाव है, इसलिए आपने कर दिया। बाकी जगह पर तो ये हालात नहीं, मगर मुझे लगता है कि हम जनप्रतिनिधि हों या हम साजिद क्षेत्र के पत्रकार बंधु हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या व्यापारी हों, ये तो हमें देखना ही होगा। इतना खुली आंख से अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो वो योजना आज नहीं कल एग्जॉस्ट होकर फेल होगी, और बाद में आरोप लगेगा, कोई पाइप उखाड़ के ले जाएगा, कोई नल तोड़ के ले जाएगा, तो आरोप लगना ही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि पाइपलाइन 3 फीट से ऊपर गाड़ दी हो, तो प्रेशर जिस दिन आएगा पाइपलाइन फट जाएगी या तो निकल कर बाहर आ जाएगी। अगर आप टोटी नहीं लगा रहे हो तो ये भ्रष्टाचार है। अगर पाइपलाइन का कनेक्शन आप यार के भीतर नहीं दे रहे हो तो ये भ्रष्टाचार है। ये मैं इस बात से मैं सहमत हूं। मैं पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसे भ्रष्टाचार से ज्यादा गंभीर मानता हूं हमारे DPR बनाने में जो हमारी लापरवाही हुई है, जो दूरदर्शिता की कमी रही है, मैं उसे ज्यादा बड़ा अपराध मानता हूं जो भ्रष्टाचार से ज्यादा। बहुत साफगोई, मतलब मेरा ये मानना है कि इतनी साफगोई से कोई इतना सीनियर मंत्री आके ये बात बोल रहा है, इसके लिए तो वाकई इनकी सराहना की जाए। देखिए, इसमें साफगोई जैसा इसलिए नहीं है कि आपको इस चैलेंज को स्वीकार भी करना पड़ेगा, और बिना पानी के कोई रह नहीं सकता। जब पूरे दुनिया के वैज्ञानिक ये चुनौती दे रहे हैं कि आपके पास में भवन होगा, गाड़ी होगी, पद होगी, प्रतिष्ठा होगी, लेकिन 32 के बाद पीने का पानी नहीं होगा शुद्ध, तब आप क्या करने वाले हैं? आप किस विकास की बातें कर रहे हो? तो सोर्स को अगर आज से आपने तय नहीं किया, मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। अभी तक जितने भी बांध बनते थे वो सिंचाई के लिए बनते थे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद चाहे अमृत सरोवर बने हो और चाहे जो भी बांध बने हो, उसकी प्रायोरिटी बदली है
पहले पीने का पानी दीजिए, बचे हुए को सिंचाई के लिए दीजिए। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ। और मैं नई पीढ़ी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश की 117 नदियों के उद्गम पर गया हूं। पहले साल में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, 26 पर एक बूंद पानी नहीं था। दूसरी साल में मैं 106 नदियों तक पहुंचा। बाद में मेरा फ्रैक्चर हुआ तो नहीं जा पाया था। इस साल मैं कुल 9 नदियों के उद्गम पर गया हूं। तो मुझे लगता है कि अगर नदियों को, छोटी नदियों को हमने 12मासी नहीं रखा तो नर्मदा जैसी नदी भी, मैंने जो बचपन में नर्मदा देखी थी वो नहीं है। ये आने वाले समय में ये गंभीर संकट है। नर्मदा पानी पीने वाले पानी का पैमाना है। अगर वो कहीं पर भी उसकी धार टूटेगी तो मध्य प्रदेश के कंठ सूखेंगे। इस सच्चाई से अनदेखी नहीं हो सकती। मैं आपकी और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको कहने में हिचक होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को इन बातों का ध्यान रखना होगा। हमसे गलतियां, हमारी पीढ़ी से कोई गलती हुई है तो आपको भी सुधारने के लिए मन बनाना होगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ही भविष्य में जीना है। नदियों और पानी को लेकर आपकी संवेदनशीलता को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि जल संसाधन विभाग का भी अतिरिक्त दायित्व जो है वो आपको दे दिया जाए, ताकि मेरे पास रहा है, भारत सरकार में रहा है। हाँ जी, तो जी। पार्टी ने दिया है मुझे, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जी, एक और योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके ये जब पहली बार वो शुरू हुई थी तो जो सूची आई थी उस पर बहुत आरोप लगे थे। बंद थे वो रह गए सूची में, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा था। और उसके बाद में एक नया सर्वे हुआ। बंद थे वो रह गए सूची में, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा था। और उसके बाद में एक नया सर्वे हुआ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 27.5 लाख ऐसे लोग निकले जो जरूरतमंद थे, जिनका सूची में नाम नहीं था। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मध्य प्रदेश ने अपने पूरा पहला वाला कोटा पूरा कर लिया। ये 27.5 लाख आवास प्लस के जो मकान थे वो भी निर्माणाधीन है। दिसंबर तक 5.5 लाख बन जाएंगे। बचे हुए लगभग 4.25 लाख है, वो शायद मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा जो कोटा था वो पूरा हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक आखिरी सर्वे का ऐलान किया था पिछले 8 महीने पहले। उसमें मध्य प्रदेश में 62 लाख आवेदन आए। 62 लाख, हमने बनाए हैं 42 लाख। और जो नए आवेदन आए वो 62 लाख आए। किसी के पिता को मिला होगा, उसके बच्चे व्यस्क हो गए, वो उनको तो मिलता ही है, लेकिन सबने रखे हैं, उसकी स्क्रूटनी चल रही है। तो मुझे लगता है कि साथ में, लेकिन एक परिवर्तन जरूर हुआ है कि पहले ये परिभाषा थी कि छत होगा तब प्रधानमंत्री आवास माना जाएगा, और उसमें बहुत सारे अधूरे पड़े। छत्तीसगढ़ में भी पड़े, आदिवासी ने नहीं बनाए। हमारे यहाँ लखनऊ जैसी तहसील में वहां भी नहीं बने। लेकिन अब भारत सरकार, मैं तो समर्थक नहीं था, मैं मानता था कि छत की बजाय हमें देसी स्टाइल का बनाना चाहिए। उस कमेटी में भारत सरकार की 4 साल रहा। लेकिन भारत सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष पहले तय कर दिया, यदि कोई भी जनजाति का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर खपरेल या अपनी पद्धति से बनाना चाहे, दीवारें पक्की बनाइए, शौचालय पक्का बनाइए, छत आप जो मर्जी आए आप कर सकते हैं। ये एक नया परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है ये गांव के लिए बहुत वरदान साबित होगा। ऐसे अनुभव मेरे पास है। आदिवासी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया, वहां अनाज रखा, सामग्री रखी और झोपड़ी में सोता था, क्योंकि यहां बिना पंखे के तो नहीं सो सकते। छत वाले मकान में गर्मी में आप कहीं पर भी हो बिना पंखे के नहीं सो सकते। लेकिन देसी अगर कोई मकान है पद्धति से बना, मिट्टी का बना हो, लकड़ी का बना हो या कबूली वाला हो, वहां आप बगैर पंखे के आज भी सो सकते हो। तो आदिवासी उसको स्टोर रूम बनाता था और खुद अपनी झोपड़ी में सोता था। ये आपको प्रमाण मिल जाएगा। मैं आप सवाल आपसे बाद में पूछूंगा। एक जानकारी यहाँ पूरे जो श्रोता हैं और साथ ही टीवी में जो लाखों लोग देख रहे हैं हमको, उसको देना चाह रहा हूँ कि प्रहलाद जी की बेटी है प्रतिज्ञा सिंह, उन्होंने 1300 से भी अधिक किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की है पिछले साल से। और ये सिर्फ परिक्रमा ही नहीं की, उन्होंने 7 किलोमीटर लंबे कैनवस पे उस जो परिक्रमा के दौरान जो उन्होंने दृश्य देखे उसको वो उकेर रही हैं। तो प्रतिज्ञा जी यहाँ पर रही है, लेकिन एक बार मैं इस प्रयास के लिए उनको बेहद सराहना करता हूं और उस प्रेरणा के लिए आपको। अब दूसरा जो सवाल है
क्या राजनीतिक उत्तरदायित्व देने वाले हैं या उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं? मुझे लगता है आपको उससे बात करना चाहिए। वो तो अपने पिता का नाम भी नहीं बताती। हम उसी के साथ परिक्रमा में गए थे, तब ये पैर टूटा। तो मैं झाड़ी में गया था पैदल गुरुदेव के साथ 94 में। तो मैंने कहा चलो कुछ स्थान तुमको दिखाते हैं, तो वहां तो रास्ता था नहीं, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब मैं गिरा था। उसका स्वभाव अलग है, वो विशुद्ध रूप से आर्टिस्ट है। और मैं कहूँ कि किसी का फोटो बना दो, वो कहता है वो कहती है कि सबसे खराब काम है। वो कॉन्सेप्ट पेंटिंग करती है। और उसने दादा गुरु ने उससे कहा कि तुम 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग बनाओ। मैंने अभी उसको समझाया, तुम टास्क ऐसा मत रखो, तुम टास्क रखो कि दिसंबर 27 तक जितनी लंबी कैनवास में मैं बना पाऊंगी उतना बनाऊंगी। तो जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनका, उनने फूल वूल बनाए, पत्ते बना दिए, फूल बना दिए। एक 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी लंबी पेंटिंग है। वो कहती है ये मेरा रिसर्च पेपर है। यदि आप उसमें देखेंगे कि गौरी घाट का मंदिर है तो गौरी घाट का ही मंदिर है वो। तो जब आप डिटेलिंग करते हैं तो उसमें समय लगता है। वो हमारे पास नहीं है। नमो जिले में गौ अभ्यारण्य है, वहां पर वो पिछले 2 महीने से पेंटिंग बना रही है। जंगल में एक भी आदमी नहीं है, बाकी लोग सब दूर है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए गर्व कर रहा हूं कि मेरी बाद वाली पीढ़ी ने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प ले लिया और पूरा किया। मैं इससे खुश हूं। दूसरा, मैं मध्यवर्गीय किसान का बेटा हूं। वो भले उस पर कोई कहे कि प्रहलाद पटेल मंत्री है, उनकी बेटी है, वो हमने कभी मंत्री का और सांसद का छाया अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दिया। हमने उनसे साफ कहा आपकी जिंदगी अलग है, और मैंने लगभग उनको समझाया है इस रास्ते पर जब स्वावलंबी हो जाओ तभी जाना। हमारा समय निकल गया, तुम कभी राजनीति में ऐसे मत आना। मेरी राय बच्चों को यही है। और इसलिए मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, बड़ी वाली बेटी जिसकी शादी हुई है, पति उसके IAS है, वो यहाँ पर है, कंपनी खोल कर अपना काम कर रही है। दूसरी ये बेटी है जिससे शादी नहीं की, उसने फैसला किया हम अपने रास्ते पर चलेंगे। तीसरा हमारा बेटा है जिसकी अभी शादी हुई है। आप तीनों से कभी पूछोगे, कोई भी पूछेगा, कभी किसी ने मेरे साथ पारिवारिक कार्यक्रमों के अलावा मेरे बच्चे और परिवार को मेरे साथ नहीं देखा होगा। मैं दिल्ली में इतने साल रहा हूं, मेरा परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं रहा। मैं अलग अलग जगह से सांसद रहा हूं, एक बार भी कोई भी मेरे साथ बालाघाट नहीं रहा, दमोह नहीं रहा। आप पता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति बिल्कुल अलग बात है। बच्चों को अपना काम करने की आजादी होनी चाहिए। हमें कोई चीज उन पर लादनी नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही मेरे हम सबके साथ किया, मैंने भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही किया है। और मैं गर्व से कहता हूं वो अपने आर्ट के मामले में सफल होकर जो ऊंचाइयां छुए, पिता के नाते मैं ये जरूर चाहता हूं और मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं। अन्यथा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोचता। यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं, उम्मीद है कि आपकी इस बात को वो भी अपने पूरी तरीके से लेंगे और बच्चों को उनकी स्वतंत्रता देंगे, उनको जो जिस फील्ड में जाना है उसके लिए। और हम प्रतिज्ञा जी को पूरे इस मंच से, इस पूरे हॉल से और हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो और वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चाहती है वो बने। अब बातचीत के बस 1-2 सवाल ही और रह गए हैं। तो एक सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण अभी पिछले कुछ दिनों से उठा। विवेक तनखा जी ने झंडा उठाया है कि अलग महाकौशल राज्य, जबलपुर राजधानी हो। क्या आप चाहते हैं या आप मानते हैं कि होना चाहिए, इससे कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें मुझे ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की समर्थक है। जब मैं 2003 में जब उमा जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था तो मैं एक अच्छी भूमिका में था, चुनाव समिति का महासचिव था। तब भी मैंने महाकौशल की सारी आर्थिक, भौगोलिक, वहाँ के जितने संसाधन हैं, वहाँ जो अवसर हैं, उन सब के लिए जबलपुर में एक कार्यक्रम किया था। एक बड़ा ऐसा क्षेत्र है, चाहे रीवा हो, सागर हो, जबलपुर हो, थोड़ा नर्मदापुरम तक का हिस्सा है। इतना मिनरल पूरे राज्य में कहीं नहीं है जितना उस हिस्से में है। इतना पानी कहीं नहीं है जितना उस हिस्से में है। टाइगर प्रोजेक्ट जितने भी हैं, मध्य प्रदेश में नहीं, देश में इतने बड़ी संख्या में डेंसिटी ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट या रिजर्व फॉरेस्ट कहीं नहीं है। जियो प्रॉपर्टी, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, हिंदुस्तान में जितनी जियो प्रॉपर्टी जबलपुर रीजन में है, पूरे देश में कहीं नहीं है।
आपके पास में जंगल है, आपके पास में एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि आपके पास है, इतना सब है, उसकी तुलना में हम कहां पर है, ये सवाल लोग करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। एक अंतिम सा सवाल है कि बाई इलेक्शन है और उस पर सवाल नहीं करूंगा तो मुझ पर सवाल हो जाएंगे, दतिया और बांकीपुर। नहीं, मुझे तो कहा गया था कि 15-20 मिनट के लिए आना है और बच्चियों से बातचीत करनी है। ये तो नेतागिरी की बातचीत हो गई पूरी। मैं सोच रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछेंगे या मैं उनसे पूछूंगा। चलिए, बस मैं यही जानना चाह रहा था, अगर मान लो ठीक है। आपका बहुत धन्यवाद। क्या है, आप आए मंच पर और बात न हो आपसे, ये तो मतलब गलत हो जाता, लोग हमारे को सवाल तो यही कहा गया था कि बस 15-20 मिनट के लिए बच्चियों का कार्यक्रम है। आपने इस अपना एक महत्वपूर्ण समय हमको दिया। ये देखो बेटा, बिना तैयारी की परीक्षा है, मुझे बताया नहीं था। और ऐसे ही आप भी तैयार रहना और थोड़ा जोरदार तालियां बजाई और थोड़ा जोरदार तालियां। ये बिना तैयारी की परीक्षा है, मुझे बिल्कुल नहीं कहा गया था। मुझे ये कहा गया था आपका कार्यक्रम है और बच्चों से बात होनी है, या बच्चे मुझसे कुछ पूछेंगे, या मैं बताऊंगा कि मेरा बचपन कैसा है। तो मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही कह दूं, मेरे पिताजी अभी भी 93 वर्ष के हैं, वो खेत जाते हैं। एक समय में केंद्रीय मंत्री था, मेरे छोटे भाई एमएलए थे, मेरे बड़े वाले भाई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थे। तो बाकी के बारे में तो कोई नहीं पूछता, नेताओं के बारे में जरूर पूछता है। तो वो साइकिल से चलते, वो कभी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे, या तो जीप में बैठे या ट्रैक्टर में या साइकिल चला के गए लठ हाथ में। और बाकी शुद्ध किसान है, अभी भी आप जाओगे तो घर के बाहर कुर्सी पे बैठे मिलेंगे वो। और माइक से वो उतरे और माइक लगाया कि आपका एक बेटा केंद्रीय मंत्री है, तब मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, और मेरे भाई छोटे वो यहाँ विधायक बन गए थे। तो बोले आपका एक बेटा एमएलए और एक केंद्रीय मंत्री है, तो आप खेत से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बड़ा वाला नौकरी करता है, छोटा वाला मुन्ना भैया हमारे खेती करते, एमएलए होने के बाद भी वो खेती करते हैं विशुद्ध किसान की तरह। उनने मेरा नाम लिया सीधे, प्रहलाद। उनसे पूछना, जब वो चुनाव हारते हैं तो उन्हें रोटी कौन खिलाता है। ये एक किसान का, ये एक पिता का स्वाभिमान है जो हम सब में भी मिलेगा बच्चों के नाते। बेटा आपसे भी मेरी प्रार्थना है, हम मध्यवर्गीय किसान के बेटे हैं, उनने अपनी कुछ कमाई में से हम सबको पढ़ाया, पढ़ने को प्रोत्साहित किया, और उसका परिणाम है कि हम सब अपनी जगह पर टॉप पर हैं। और आज भी मेरे बच्चों को भी मैं ये कहता हूं, हम अपने चादर के भीतर पैर देखें, जितनी मेरी संपत्ति है उतनी तो मैं तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हूं। पैतृक संपत्ति छोड़कर मैं पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद जी जैसे जिम्मेदारी है, प्रहलाद जी जैसे आप अभी बच्चियों से बात करने का मोह छोड़ नहीं पा रहे, तो हमारी टीम ने भी ये मोह नहीं छोड़ा। हमने सोचा कि इतने अनुभवी व्यक्ति हैं तो उनसे राष्ट्र की, राज्य की, योजनाओं की, सबकी बात, एक बार जोरदार तालियां। और जो कहा से याद रखिएगा, परीक्षा कभी भी कहीं भी आ जाती है और उसका इतनी स्वाभाविकता से आपको ऐसे डटकर सामना करना है। जोरदार तालियां प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद जी मंच पर हों तो मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ आदरणीय साथी हैं। प्रहलाद जी रुकिएगा, आप ठहरिएगा। अभी हम आपको जाने से पहले अपने कुछ साझेदारों से मिलवाना चाहते हैं। मंच पर उनको मैं आवाज देना चाहता हूं और आपके हाथों उनके सम्मान का एक क्रम हम छोटा सा करना चाहते हैं। हमारे साथ आज यहाँ मंच पर प्रशांत जैन जी, प्रो चांसलर द सेज ग्रुप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कृपया मंच पर आइएगा। आप हमारे इस पुनीत कार्य के साझेदार हैं, साथी हैं, और अगले पैनल में हम इन्हें सुनने भी वाले हैं। जोरदार तालियां हो जाएं द सेज ग्रुप के लिए। बहुत धन्यवाद जैन साहब। डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी, वाइस चांसलर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, कृपया मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां हो जाएं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए। शिक्षा का ये भी एक अद्भुत केंद्र जो मध्य क्षेत्र में बच्चों को राह दिखा रहा है, उच्च शिक्षा में योगदान दे रहा है। मंच पर आमंत्रित हैं अनुज गर्ग, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट LNCT यूनिवर्सिटी।
जोरदार तालियां हो जाएं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं विनय साहू जी, आप अधिकारी हैं एसबीआई, जो देश का बैंक है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। विनय साहू जी एसबीआई से, एसबीआई की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए। और प्रहलाद जी ने हमें इतना वक्त दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ यहां मंच साझा किया, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद के साथ दिनेश गोयल जी, डायरेक्टर गोयल ग्रुप, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आज की स्मृति आपके साथ जुड़ जाए, छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जोरदार तालियां प्रहलाद जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद सर, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा होता है, अद्भुत होता है। जोरदार तालियां हो जाएं प्रहलाद जी के लिए। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी। IBS 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026